नमस्कार साथियों, मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने परिवार एग्जामपुर में। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी को राधे राधे, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं सभी लोग जुड़ जाइए और एक बार बेहतरीन तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिएगा। जितने भी प्यारे बच्चे हैं सभी लोग जुड़ जाइए और बेहतरीन तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस में ही कुछ ना कुछ नई चीज़ों का हम क्या करते हैं, शुभारंभ करते हैं, कहीं ना कहीं नई चीज़ों का प्रारंभ करते हैं। और नई चीज़ें अब तो नहीं सीखना है, लगभग ये मान के चलिए अब हमें उन चीज़ों पर ही गौर करना है जो हमारे पेपर में आने योग्य प्रश्न है। और सीधी सी बात है, पेपर के टाइम अब नई चीजें सीखने का समय नहीं रहा है। नई चीजें सीखने का समय था तब तूने बहुत ही सीखा। अब जो भी हमें आता है उन पर ही बार बार हमें क्या करना, प्रैक्टिस करना, बार बार कमांड रखना है, क्योंकि जिससे वो आने वाले प्रश्न हमारे क्या है, पेपर में गलत ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ते ही हैं, इसमें नो डाउट। तो आप सभी लोग जुड़ेंगे और एक बार बेहतर तरीके से सेशन को बेटा शेयर कर दो। शेयर करने से आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ मिलता जुलता नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा हमें भी, मेरे अंदर भी मोटिवेशन जागता रहता है। और लगता है हमारे सारे विद्यार्थियों ने क्या कर दिया, सेशन को शेयर कर दिया है। तो जितने भी प्यारे बच्चे सभी लोग जुड़ जाइए। साधना यादव जी जुड़ चुकी हैं, आकाश जी हैं और शिल्पी जी हैं, इसके बाद मोनू और अभिषेक जी हैं, ऋतिक और ज्ञान सर, राहुल सर और ऋतिक चंद्रा, कई सारे बच्चे आपके जुड़े हुए हैं, गगन जी हैं और आनंद जी हैं। यहाँ पर हमारे कई सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाइए और बेहतरीन तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिएगा, है ना। सभी लोग एक बार बेटा सेशन को शेयर कर दीजिएगा। अब दौर वह आ चुका है जहां पर हमें दुनिया को दिखाना है। दुनिया को क्या दिखाना, दुनिया एक शब्द प्रयोग कर दिया जाता है, वैसे तो मानते हैं दुनिया ना भी देखे, लेकिन हमें तो अपने आप में देखना चाहिए और हमें अपने आप को ही देखना है, बस सीधी सी बात जानते हैं। हमें किसी से तुलना करने से बेहतर ये रहता है हम अपने आप को सुधारें और अपने आप में मेहनत करें, अपने आप को ऊंचाइयों पर लेकर जाएं। जब हम ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद जब नीचे की तरफ देखते हैं ना, तो बहुत ही अंदर से प्राउड फील होता है। ये लगता है कि वास्तविकता हमने लिए बहुत कुछ हमने अपने लिए किया। मैंने इस संघर्ष के जमाने में, इस संघर्ष की दुनिया में मैंने इतना संघर्ष किया था, तब हम इस ऊंचाइयों तक पहुंच पाए हैं। और ऊंचाइयों के बाद जैसे आज ही देखो, एक व्यक्ति जो ऊंचाइयों के ऊपर मतलब पहुंचने के बाद, जैसे आपके प्रधानमंत्री चाय बेचने के साथ साथ कहाँ तक प्रधानमंत्री तक पहुंचे। आज उनकी माता का निधन हुआ, कितना गौरवशाली क्षण है। आप भी जानते हैं कि आज कितना उनके अंदर ये रह रहा हुआ, पूरी दुनिया देख रही है। तो कहते नहीं है कि बेटे की ऊंचाई पर, वैसे अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ना होते, मुख्यमंत्री ना बनते गुजरात के, तो आज उनकी माता जी का निधन हुआ था। ऐसी जाने कितनी माताओं का निधन हुआ होगा आज के दिन, लेकिन कोई किसी को नहीं जानता है। लेकिन ये मान के चलो बच्चे में ऐसी दम थी और वह व्यक्ति इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा। तो आज हम लोग सभी लोग जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी, उनकी माता जी का निधन हो गया। तो जाहिर सी बात, आप सभी लोग जानते हैं मेहनत में दम है। बच्चे में ही अपने माता पिता का एक तरीके से नाम लिखा होता है, ये बात आप सभी को पता है। तो चलिए, आइए समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग सेशन को क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो हमारे कई सारे बच्चे क्या हैं, जुड़े हुए हैं, कई सारे बच्चे जुड़ गए हैं। चलिए, तो आइए सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आ जाता है। आपको पता है कि एक सबसे पहली बात, एक सबसे छोटी सूचना, इसको मैं बाद में बताऊंगा। पहले पढ़ो, बाद में इन चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, आपके सामने लिखा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। जितने भी बच्चे हैं सभी लोग क्या करें, शुद्ध वाक्य का चयन करें। जैसे लिखा है कि वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, या वेदों में 6 अंग माने जाते हैं। यहां पर लिखा वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं, या वेदों से 6 अंग माने जाते हैं। कितने बच्चे इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। जैसे आपके यहाँ अशुद्ध और शुद्ध वाक्य पूछे जाएंगे, तो उनका भी उत्तर मुझे आना चाहिए, जाहिर सी बात है। अब आप लोग एक बात समझिएगा, जैसे आपने देखा लिखा है वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, तो आपको पता है वेदों में 6 अंग माने जाते हैं। बेटा, वेदों में 6 अंग नहीं माने जाते, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। जैसे आपने देखा, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं वेदों के क्या है, 6 अंग माने जाते हैं। यहां पर लिखा में शब्द का प्रयोग किया है, यहां पर वेदों पर लगा है या वेदों से। इनमें सभी में कारक चिन्हों की क्या दी गई, अशुद्धि दी गई है। इनमें सभी में कारक चिन्हों की अशुद्धि दी गई है। हम लोग ये कह सकते हैं वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, हम लोग कभी ये कहते हैं वेदों में 6 अंग माने जाते हैं। तो ये कारक चिन्हों की अशुद्धि की वजह से ये सारे के सारे वाक्य क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। जैसे कल शुद्ध अशुद्ध वाक्य बहुत ही गलत हो रहे थे, तो आज हमने इसीलिए इनको पकड़ने के लिए एक नए प्रश्नों को क्या कर रहा है, यहां पर रखा हुआ है, जिससे बेहतर तरीके से आप चीजों को सही कर पाए। तो जो भी पहले का ए विकल्प दे रहे हैं, मैंने देखा यहां पर उत्तर आप लोग क्या दे रहे हैं, ए विकल्प दे रहे हैं। दोस्तों बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि लिखा वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, पहला विकल्प आपका क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है कि वेदों के कितने अंग माने जाते हैं, 6 अंग माने जाते हैं। आगे लिखा, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करें। बेटा सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करें, शुद्ध वाक्य का चयन करें। क्या ही करेंगे, जल्दी से बताओ। लिखा है कि मैंने कल मुंबई जाना है। आपको बताना है, दूसरे प्रश्न का सभी के सभी बच्चे उत्तर देंगे और हमारे सारे के सारे विद्यार्थी उत्तर बिल्कुल सही दे रहे हैं। जैसे मैं देख पा रहा हूं, लिखा मैंने कल मुंबई जाना है। भाई मेरे ये बताओ, यहां पर मैंने लगने का कोई सही उचित यहां पर प्रयोग किया गया, बोलो भाई। यहां पर मैंने क्या है, मैंने मुंबई जाना है। तो यहां पर ये तो आप सभी को पता है, ये वाक्य कैसा हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। मैं कल मुंबई जाना है, पहली बात तो आप यहां पर मैं लगा रहे हो, मैं के साथ जाना नहीं आना चाहिए।
अगर ये कह देता मैं कल मुंबई जाऊंगा, यहां पर क्या लगा देता, जाऊंगा लगा देता, तो चीजों को हम सही कर सकते थे। लेकिन मैं के साथ यहां पे जाना का प्रयोग करा, इसका मतलब ये भी गलत है। आगे लिखा है कि मुझे कल मुंबई जाना है, बिल्कुल सही बेटा। यहां पर ये विकल्प नंबर सी आपको क्या करना होगा, सही करना होगा। जैसे मैंने देखा मुझे क्या है, कल मुंबई जाना है। आगे लिखा मुझको कल, यहां पर को लगाने का क्या उचित प्रयोग आप कर रहे हो, मुझको कल मुंबई जाना है। भाई मुझको कल मुंबई जाना है, यहां पर ये भी तो तुम गलत प्रयोग कर रहे हो। जाहिर सी बात है ये भी उत्तर आपका क्या होता है, गलत होता है। मैं ये कह सकता हूं मुझे कल मुंबई जाना है। वाक्य शुद्ध अशुद्ध में एक बात आपको गौर करके चलना है। कोशिश इतनी करो कि जहां पर उसे साधारण तरीके से, चाहे वो विराम चिन्ह, इन चीजों का कम प्रयोग करके, और हम इसको शुद्धता पर लिख सके, सरलतम भाषा में लिख सके, उस वाक्य को हम लोग क्या मानते हैं, शुद्ध मानते हैं। तो जाहिर सी बात है यहां पर दूसरे का बच्चे विकल्प क्या हो जाता है, सी विकल्प दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाता है, जो आप स्पष्टता से क्लियर करते हो। मैंने क्या बताया, इन चीजों पर दिमाग रखो, इन चीजों पर फोकस रखो कि कहां पर किस चीजों की त्रुटि, उसे संभालने का प्रयास किया करो। तो यहां पर विकल्प नंबर बच्चे क्या करते हैं, सी विकल्प को बिल्कुल सही करते हैं। आगे देखो लिखा है निम्नलिखित में से सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करो। कितने बच्चे इसका उत्तर सही देते हैं। लिखा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें, सभी लोग बताने का प्रयास करो। शुद्ध अशुद्ध वाक्य आपके पेपर में आएंगे, उनको कैसे सही करते हो उस पर दिमाग लगाने का प्रयास करो। देखो जैसे लिखा है मेरे को घर जाना है, पहली बात मेरे को तेरे को यहां थोड़ी ना चलता है। वाक्यों में तुमने मेरे को तेरे को चलाओगे ना तो ये वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। जो ये को का प्रयोग किया यहां पर मेरे को तेरे को, ये विकल्प को गलत करा है। मैंने घर जाना चाहिए, अब ये बताओ यहां पर ने और जो कारक सर्वनाम का प्रयोग करो, क्या सही है। मैंने घर जाना चाहिए वाक्य अशुद्ध नहीं लग रहा है भाई, यहां पर मैंने में त्रुटि दी है। अब आगे देखो मुझे घर जाना चाहिए, मैंने क्या कहा, फिर विकल्प आपका सी सही हुआ। मुझे घर जाना मतलब घर जाना चाहिए, तो आपने इसको साधारण तरीके से सही लिखा। बोलो बच्चे लिखा कि नहीं लिखा। आगे लिखा मुझको घर जाना, मैंने क्या कहा, फिर को का तूने प्रयोग गलत किया, तो यह भी आपका क्या होता, गलत होता है। वहां पर 4-5 नियमों को याद रखना, वाक्य कितने प्रकार से शुद्धि मानी जाती है। सबसे पहले देख लेना कि वहां पर सर्वनाम की शुद्धि तो नहीं है। दूसरे नंबर पे देखना वहां संज्ञा की शुद्धि तो नहीं है। तीसरे पे देखना कहीं कारक संबंधित अशुद्धि तो नहीं है, या फिर चौथे पे देखना वर्तनी संबंधित अशुद्धि नहीं है। ये 4-5 अशुद्धि के नियम होते हैं जिसको तुम्हें एक एक मतलब बारी बारी से देखना है और तब प्रश्न को सही करना। अब देखो जैसे मैंने देखा कि मुझे सबसे पहले मैंने सर्वनाम की अशुद्धि देखी, तो सभी में हमें सर्वनाम की अशुद्धि ही पकड़ में आ गई। जब अशुद्धि पकड़ में आ गई तो मुझे आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जाहिर सी बात है हम लोग तीसरे पे विकल्प नंबर को क्या करेंगे, सी विकल्प को दोस्तों बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि मुझे यहां पे सर्वनाम की शुद्धि मिल गई। जब सर्वनाम की शुद्धि मिल गई तो फिर मुझे आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं, पर हमारा वहां पर क्या होता है, सही हो जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, लिखा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। अब देखो बच्चे कितने बच्चे यहां पे शुद्ध, पहले नंबर यहां पे सर्वनाम कहीं पर है नहीं, यहां पर बच्चे कहीं पर भी सर्वनाम है नहीं, तो सर्वनाम की अशुद्धि तो नहीं चलेगी। दूसरे नंबर पे बच्चे हम लोग देखते हैं कि यहां पर आपके सामने के लिखा है, आपने देखा कि गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री में है। सबसे पहले सर्वनाम की अशुद्धि देखो, मैंने देखा यहां पर का भी सभी में लिखा, कोई अशुद्धि यहां पर अभी नहीं है। तीसरे नंबर लिखा गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री में है। पहली बात आपने देखा कि यहां पर में लगाने की कोई आवश्यकता थी, बोलो भाई, इसका मतलब कारक संबंधी अशुद्धि मिली। जब मैंने देखा गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री है, ऐसे भी तो कर सकते थे। तो तुमने देखा ये में कारक, मैंने क्या कहा, सबसे पहले सर्वनाम अशुद्धि देखना, दूसरे नंबर पे कारक संबंधी अशुद्धि देखना। जब हम कारक को पकड़ रहे थे देखो पकड़ में आ गया, बोलो भाई ये क्या है, मैंने क्या कहा, पहले सर्वनाम देखना, ये बात याद रखना, पहले सर्वनाम देखना, दूसरे पे कारक को देखना, तीसरे पे आप लोग वर्तनी को देखना, और चौथे पे पुनरुक्त शब्द को देखना। किसको, इन पर हम देखेंगे, ये रूल के अंतर्गत ही आपको पकड़ में आ जाएगा। इतने में वाक्य शुद्ध शुद्ध पकड़ में आ जाएगा। मैंने देखा गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री, ये पार यहां पर लगाने की कोई आवश्यकता थी, इसका मतलब कारक संबंधी अशुद्धि चल रही है। मैंने लिखा गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री, यहां पे से आप देख लो ये भी अशुद्धि आपको मिल गई, मिली कि नहीं मिली। तीसरे पे बच्चे देखो यहां पर मैंने देखा गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री है, बिल्कुल सही, देखो मिला। मैंने क्या कहा, ये नियम अच्छा लगा, मैंने सबसे पहले सर्वनाम देखा, सर्वनाम अशुद्धि थी नहीं। दूसरे नंबर पे मैंने किसे पकड़ना शुरू किया, मैंने जाके यहाँ पे कारक को देखा, तो यहां पर इसने अनुचित तरीके से कारक का प्रयोग किया था, जिसका कोई औचित्य वहां पर नहीं था। तो विकल्प नंबर बच्चे यहां पर जो भी बच्चे क्या करे, विकल्प नंबर डी दे रहे हैं, वह अपने स्थान पर बिल्कुल सही करे। अगला देखते हैं 5वें पर, बच्चे सभी लोग बताने का प्रयास करो। जैसे लिखा पैरों में शनिचर दौड़ होना, पैरों में क्या लिखा, शनिचर होना, बताने का प्रयास करो, उत्तर क्या होगा, है बताओ। ये मुहावरा है। अब मुहावरा में हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं शब्दों का, वो बताने का प्रयास करो। जैसे मैंने देखा पैरों में शनिचर होना, दुर्दशा होना, कहीं ना कहीं जाते रहना, बदकिस्मत होना या बेकार हो जाना। अब आप लोगों के पास ये दिमाग नहीं है, जब तुम घर में बार बार इधर उधर दौड़ते रहते हो तो मम्मी नहीं कहती रहती है, क्या तुम्हारे पैरों में बिल्कुल शनिचर दौड़ रहा है? तुम बिल्कुल इधर उधर जाते रहते हो, एक जगह पर टिक कर बैठो और मेहनत करो, तब तुम्हारा क्या है, सिलेक्शन हो जाएगा। तो तुम्हारे पैरों में शनिचर होने का मतलब आप जानते हो, कुछ बच्चे बी उत्तर दे रहे हैं, कुछ बच्चे सी दे रहे हैं। सी वाले बदकिस्मत होना,
पैरों में शनिचर होने का बदकिस्मत। अरे भाई मेरे, थोड़ा दिमाग इनका प्रयोग करके बच्ची, जो ये कौन है, महारानी करके नाम है, महारानी कुमार जो भी हो बेटा, यहां पर इसको दिमाग लगाओ, है ना बेटी। तुम सबसे पहले देखो कि जब पैरों में से, मैंने क्या कहा, मुहावरे को रटा नहीं जाता है, मुहावरे को आप वाक्य के साथ प्रयोग कर लो। जैसे मम्मी घर में नहीं कहा करती, अरे एक जगह पढ़ लो बैठ के, तुम्हारे पैरों में क्या शनिचर इधर उधर दौड़ा करते हो, तो यानी कि कहीं ना कहीं जाते रहना, कहीं ना कहीं जाते रहना, ये विकल्प बिल्कुल सही होगा। मैंने क्या कहा, पांचवें का उत्तर आपका बी सही हो जाता है। कितनी आराम से चीजों को सही कर लिया, कहीं ना कहीं जाते रहना। तुम लोग सी कर रहे थे, बदकिस्मत नहीं होता बेटा, बदकिस्मत कैसे कर दोगे, पैरों में शनिचर होने का मतलब बदकिस्मती होता नहीं, वो कहीं ना कहीं जाते रहना, एक जगह पर ना बैठना। ये उत्तर आपका बिल्कुल क्या हो जाता है, सही हो जाता है। आगे देखो बच्चे, 6 नंबर पे उत्तर देने का प्रयास करो। 6 का उत्तर क्या होता है, लिखा बच्चे देखो, लिखा लंगोटी में फाग खेलना। ये भी पूछा गया है, ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है और पूछा गया था लंगोटी में क्या खेलना है, फाग खेलना। अब बताओ, पहने तो नहीं कहते, तुम लंगोटी पहने रहते हो और फिर भी ऐसी हरकतें करते रहते हो, नहीं लोग कहते रहते। अब देखो कैसे दिमाग लगाएंगे, मैंने विकल्प भी नहीं देखा, फिर भी तुम देख लेना। लंगोटी में फाग खेलने का मतलब क्या है, लंगोटी पहनना का मतलब तो ब्रह्मचारी का पालन करना। अब कुछ लोग लंगोटी पहन लेते, दिखावटी अलग करते रहते हैं और क्या करते, पर्दे के पीछे आनंद मनाते रहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि लंगोटी में फाग खेलने का मतलब होता है कि गलत काम के साथ तुम आनंद को मनाना। अब देखो, जैसे ये आपका ब्रह्मचारी होना, ये तो कभी नहीं होगा, लंगोटी में तुम फाग खेलो। अगर हाँ ये कहते लंगोटी पहनना, लंगोटी धारी, तो इसको ब्रह्मचारी कह सकते थे। आगे देखो, व्यायाम करना, ये तो बिल्कुल गलत है, पहलवानी करना। अब देखो वही लिखा, दरिद्रता में आनंद, देखो अपने आप उत्तर मिला, सारे के सारे उत्तर डी दे रहे हैं। मैंने क्या कहा, मुहावरों को कभी बेटा रटा नहीं जाता है। भाई मेरे, आप विश्वास नहीं करो, मैं मुहावरा कभी पढ़ाते ही नहीं हूं, लेकिन हमारे सारे के सारे बच्चे मुहावरे क्या करके आते हैं, सही करके आते हैं, क्योंकि उनको चीजें सिखा दी जाती हैं, उनको कैसे इन चीजों को पकड़ना है, ये बात देखो। तो आपके सामने बच्चे क्या होगा, विकल्प नंबर जो भी 6 का उत्तर दे रहे डी। यहां पर होता दरिद्रता में क्या होता है, फाग खेलना, आप सभी लोग जानते हैं। आगे बच्चा, लूट में चर्चा, क्या, लूट में चरखा नफा। बताओ भाई, यहां पर देखो बच्चे, सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करो। यहां पर आप लोग बताने का प्रयास करो, लूट में चरखा नफा, यानी कि पहला विकल्प लिखा, कुछ ना मिलने की स्थिति में कुछ ना मिल जाना, हान के बिना कार्य का संपादन करना, घोर परिश्रम के बाद अल्प लाभ, या क्या लिखा, दुविधापूर्ण स्थिति। तो आप सभी लोग मेरे प्यारे बच्चे उत्तर देने का प्रयास करो, क्या ही आप लोग सही करोगे। देखो अब आपके सामने लिखा, लूट में चरखा नफा, मतलब में हमें लूट में क्या था, पहली बात तो मुझे पता चल रहा था कि मुझे बहुत कुछ आज मिलने वाला है। फिर इसके बाद चरखा मतलब छोटा सा नफा, यानी कि आपके सामने देखो क्या है, मुझे पता चल रहा था कि अब इसका उत्तर देखो कैसे देखेंगे। मैंने देखा लूट मतलब कुछ मिलने की स्थिति थी, मतलब हमें लूटना क्या, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि कुछ मिला ही नहीं, तो कुछ मतलब यहां पर क्या, चरखा नफा तो छोटा सा मिला है। तो याद रखो यहां पर क्या, कुछ ना मिलने की स्थिति में कुछ मिल जाना, बिल्कुल सही बेटा। कुछ भी मिलने, लूट में क्या है, कुछ भी मिल जाए, नहीं कहते हैं लूट में चरखा नफा, क्या देखना, कुछ भी मिले। जब हम लूटने ही जा रहे हैं तो जरूरी थोड़ी नहीं सोना चांदी मिल जाए, हमें कुछ भी मिल जाए। तो देखो अपने आप सातवें का विकल्प नंबर क्या हो जाता है, ए सही हो जाता है। अब कुछ लोग लिख रहे हैं घोर परिश्रम के बाद अल्प लाभ, बेटा लूट शब्द लिखा है, लूट को घोर परिश्रम से आप जोड़ोगे, ये तो सीधे सीधे अन्याय हो जाएगा। यहां पर लिखा है सीधी सी बात, कुछ न मिलने की स्थिति में कुछ मिल जाना। तो सातवें का दोस्तों जो भी उत्तर क्या दे रहे हैं, ए विकल्प दे रहे हैं। वे अपने स्थान पर चीजों को स्पष्टता से क्या करें, क्लियर कर रहे हैं। वेरी गुड, सभी लोग क्या कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल सही कर रहे हैं। सातवें का बच्चे ए विकल्प सही हो जाता है। आठवें पे बताने का प्रयास करो, देखते हैं कितने बच्चे उत्तर देते हैं, कितने उत्तर देते हैं। भाई गति सांप छछूंदर केरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पेपर में पूछा जा चुका है। आप लोग उत्तर देने का प्रयास करो, कितने बच्चे उत्तर सही देते हैं। लिखा है भाई गति सांप छछूंदर केरी का अर्थ क्या होता है, सांप और छछूंदर के एक गति से चलते रहे, लोगों की सांप छछूंदर जैसी गति होती है, दुविधा में पड़ जाना, सांप छछूंदर को नहीं छूता है। भाई यहां पर क्या लिखा है, भाई गति सांप छछूंदर केरी, यानी पहले नंबर लिखा सांप और छछूंदर की गति से चलना, बिल्कुल नहीं। लोगों के सांप छछूंदर जैसी गति होना, बिल्कुल नहीं। आगे लिखा है कि भाई गति, यानी कि हम दुविधा में पड़ गए। किसमें पड़ गए बच्चे, दुविधा में पड़ गए। तो यहां पर बच्चे आप लोग विकल्प क्या करेंगे, सी विकल्प को बिल्कुल सही करते हैं। दोस्तों याद रखो आठवें का बच्चे सी विकल्प को सही करते हैं, जबकि सांप छछूंदर को नहीं छूता है, ऐसा कोई यहां पर प्रयोग नहीं करना है। तो विकल्प नंबर बच्चे यहां पर क्या करके चलते हैं, याद रखो दोस्तों आठवें का हम लोग सी विकल्प को बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल सही करके चलते हैं। एक बार हमारे जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं, अगर आपको आज मजा आ रहा हो इस सेशन में, चीजों को कॉन्सेप्ट पकड़ने की कहानी बताई जा रही हो, तो एक बार सभी लोग मिलकर सेशन को शेयर कर दो, दहाड़ दो, मजा आ जाएगी, आज आनंद आने वाला है इस क्लास से। ठीक भैया, चलो
9वें नंबर पे लिखा सोने में सुगंध। देखते हैं कितने बच्चे उत्तर देते हैं। सोने में सुगंध, अगर आपसे मुहावरा पूछा जाए तो उत्तर यहां पर कितने बच्चे देंगे? पहले का सुंदर वस्तु में और गुण होना, सुगंधित होना, सोना जैसा महंगा होना है, सुगंधित आभूषण बेचना। अब हमने जैसे आपसे कहा सोने में सुगंध, जैसे मान लीजिए हम जीडी की तैयारी कर रहे थे, जीडी में मोहित सर ने एक मैराथन और लगा दी, तुमने ये कहा कि ये तो सोने में सुगंध जैसा है, यानी कि सुंदर वस्तु थी, मतलब पढ़ाते तो ठीक थे, इसके बाद उन्होंने और मेहनत कर दी। तो आपको पता बच्चे यहां पर क्या है मेरे प्यारे बच्चे, यहां लिखा सुंदर वस्तु में और गुण होना। तो आप लोग उत्तर यहां पर क्या करें? ए विकल्प सही करेंगे। बोलो भाई, यहां पर जितने भी बच्चे, वो भाई साहब सारे के सारे बच्चे ए विकल्प दे रहे, भाई दिल खुश कर दिया। ये होती है तैयारी, ये होती तैयारी भाई, किसी की नजर ना लग जाए, क्योंकि हमारे सारे के सारे बच्चे उत्तर बिल्कुल क्या करें, एकदम सही कर रहे हैं, कहीं त्रुटि नहीं है। ये बेहतरीन तैयारी कही जाती है। तो आप देख सकते हैं सुंदर वस्तु में और गुण होना, यानी 9वें का बच्चे विकल्प नंबर ए को हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं। आगे बच्चे आप लोग सभी लोग बताने का प्रयास करो कितने बच्चे इसका उत्तर सही देते हैं, मैं ये देखना चाह रहा हूं। सबसे पहले आपके सामने क्या लिखा है? लिखा है ना बहुत गर्म है ना बहुत ठंडा है, उसे कहते क्या है? यहां पर लिखा सम उष्ण लिखा है, या समशीत बोलते हैं, या उष्ण कटिबंधी बोलते हैं, या फिर बच्चे आप क्या बोलते बताओ? तो यहां पे कर्क रेखा और मकर रेखा में क्रमशः उत्तर तथा दक्षिण का इलाका है, उसे उष्ण कटिबंधी बोलते हैं। मतलब में यहां पर आप उत्तर देने का प्रयास करो, इसे कहेंगे क्या? जितने बच्चे उत्तर देने का प्रयास करो, सभी के सभी बच्चे ए विकल्प दे रहे हैं, सभी के सभी ए विकल्प दे रहे हैं, कुछ बच्चे डी उत्तर दे रहे हैं। भाई मेरे यहां लिखा ना बहुत गर्म है ना बहुत ठंडा है, तो आप लोग देख सकते हो कि यहां पर क्या है, ये सम उष्ण करेंगे, सम मतलब एकदम समान गर्म के, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या बच्चे समशीत करोगे, मतलब समान ठंडे के, ये भी गलत हो जाएगा। ये होना नहीं, क्योंकि ये पहले मैंने बता दिया उष्ण कटिबंधी किसे कहते हैं, तो कर्क रेखा और मकर रेखा में क्रमशः उत्तर तथा दक्षिण का इलाका को उष्ण कटिबंधी बोलते हैं। तो आप लोग देखो बच्चे, यहां पर हमने देखा, मैंने लिखा समशीतोष्ण करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चे सम मतलब होता समान, यहां पर शीतोष्ण मतलब ना तो वो क्या है ठंडा है ना तो वो गर्म है, वो समान है। तो विकल्प नंबर डी सही नहीं हो जाएगा। आप लोग उत्तर यहां पर डी तुम्हें करना चाहिए। तुम लोग बी कैसे कर रहे हैं? समशीत, समशीत कैसे कर रहे हैं? मतलब सम मतलब ठंडे, शीत मतलब होता है ठंडा, सम मतलब समान, ठंडे के समान होता है। भाई मेरे यहां पर ना तो ठंडा है, सम शीत और सम उष्ण, विकल्प नंबर डी होगा। आप लोग कैसे गलत कर देते हो भाई मेरे, मुझे यही नहीं समझ में आता, इतना सिंपल सा प्रश्न आप लोग गलत कर देते हो है। विकल्प नंबर बच्चे यहां पर क्या करें, डी करेंगे। आगे देखो, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच लेता हो। मेरे प्यारे बच्चे उत्तर देने का प्रयास करो, कितने बच्चे उत्तर देते हैं? मतलब सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करो, क्या करें हैं, सभी लोग बताने का प्रयास करो। जो शीघ्र क्या कर ले, यहां पर लिखा जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच लेता है, उसे सहमति बोलते हैं। या फिर बच्चे यहां पर क्या बोलेंगे, याद रखो प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं, या फिर बच्चे सहमति कहते हैं, या फिर बच्चे यहां पर क्या लिखते हैं, सोच कहते हैं। देखो सब लोग उत्तर फिर गलत करना शुरू कर देते हो, मतलब में थोड़ा भी प्रश्न घुमाकर पूछो तब तुम उत्तर गलत कर देते हो। सोच मतलब होता है जब किसी दुख के लिए चिंतन करना, वो सोच कहलाता है। मतलब दुख के योग्य सोचना, कि ये हमारे सोच योग है, नहीं कह देते ये सोच बात है, यानी कि आप ये किसी सोचने के ऊपर बाध्य करना, ये सोच कहलाता है। आपने देखा सहमति, जैसे मैंने किसी बात पर सहमति जताई, वो सहमति हो जाती है। लिखा क्या, जो शीघ्र ही किसी बात पर युक्ति सोच लेता हो, मतलब में जैसे ही मैंने प्रश्न दिया और आपने तुरंत सोच लिया, तो उसे बोलते हैं प्रत्युत्पन्न मति, यानी प्रति मतलब तुरंत, उत्पन्न मतलब मति मतलब तुरंत आप अपने मत से उत्पन्न कर लेते हो, उन चीजों को तुरंत सोच लेते हो। तो विकल्प नंबर मेरे प्यारे बच्चे 11वें का बी होगा। मैंने क्या कहा, जल्दबाजी ना क्या करो, बट हम आपको पता लगे 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करा दें और आए तुम्हें 2 ना, तो 100 क्वेश्चन कराने का क्या ही फायदा है। हम 30 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन 30 आ तो रहे हैं, 30 में कोई गलती तो नहीं हो रही। ये होती प्रैक्टिस होने की तरीका। तो मैंने देखा जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच लेता है, उसे बच्चे क्या कहते हैं, प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। तो विकल्प नंबर बी सही होना चाहिए। तुम लोग कहीं इधर उत्तर कर रहे थे, उधर उत्तर गलत कर रहे थे, तो ये उत्तर आपका गलत होना नहीं चाहिए। आगे बच्चा बताने का प्रयास करो। ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है बच्चे, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सभी लोग उत्तर इसका सही देना। लिखा जो कवि तत्काल रचना करता हो, जो ऐसा कवि जो तत्काल में रचना कर देता है। पहले नंबर सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करो। लिखा कविराज, दूसरे पे कवीस लिखा है, तीसरे पे बच्चे आपके सामने क्या लिखा है, आशु कवि लिखा और महाकवि लिखा। देखते कितने बच्चे उत्तर देते हैं। जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करो। अब तो पेपर आ गई तो अंदर से घबराहट भी हो रही होगी, लेकिन घबराना नहीं। लिखा है कविराज, 2 कवियों के राजा होते हैं, उसको कविराज कहते हैं। कवीस किसे बोलते हैं, कवि प्लस ईस, है ना। आगे देखो ये आपके लिखा आशु कवि या महाकवि।
मैंने देखा जो कवि तत्काल में कविता कर देता है, जैसे मैंने सोचा और तुरंत उस पर कविता लिख दी, तो उसे कहते आसु कवि। क्या कहते? आसु कवि। बेटा ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखो जो कवियों में महान होता उसे महाकवि बोलते हैं। जो कवियों में भी क्या होता? महान होता। जो कवियों में बच्चे क्या होता? महान होता है। वो जब कवियों में महान होता उसे बच्चे क्या कहते हैं? महाकवि बोलते हैं। तो यहां पर उत्तर आपको पता है क्या होना चाहिए? यहां पर उत्तर आप सभी का आसु कवि सही होना चाहिए। 12वें का विकल्प नंबर क्या होता है? सी सही होता है। जो कवि क्या करता है? तत्काल में ही कविता लिख देता है, आसु कवि कहते हैं। तो आप लोग उत्तर यहां पर बिल्कुल सही दे रहे हैं। राजकुमार सागर जी, सर आप कहां आ रहे हैं? कब बधून कब आ रहे हैं? मतलब चलो आगे बच्चे बताने का प्रयास करो, सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करो। मेरे प्यारे बच्चे कितने बच्चे इसका उत्तर सही देते हैं? लिखा है आपके सामने, क्या लिखा? जल्दी से बताओ। लिखा है बिना पढ़ा हुआ अंश उसे क्या कहते हैं? अपठनीय बोलते हैं या अपभ्रंश बोलते हैं या अपठित बोलते हैं या कोई नहीं? बताओ भाई। यहां पर बच्चे आप सभी लोग लिखा है, जल्दी से बताओ। यहां पर जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करो। कितने बच्चे उत्तर देते हैं? एक बार बेटा सभी लोग सेशन को शेयर कर दो, सभी लोग मिलकर बाबू सेशन को शेयर कर दो। आज बहुत ही अच्छी वाली क्लास है गुड्डू जी, जल्दी शेयर करो। जैसे मैंने लिखा बिना पढ़ा हुआ अंश क्या कहलाता है? अपभ्रंश कहलाता है, या फिर प्यारे बच्चे अपठनीय कहलाता है, या दोस्तों इसे अपठित कहते हैं, या फिर कोई नहीं। देखते हैं कितने बच्चे उत्तर सही देते हैं। यहां पर सभी बच्चे कोई ए दे रहा है, कोई बी दे रहा है। अपभ्रंश तो बच्चे एक भाषा का अंश होता है, एक भाषा का क्या ये अंश होता है, अपभ्रंश जिसे कहते हैं। अपठनी का मतलब होता है जो पढ़ने योग्य ना हो। जो क्या है? जो पढ़ने योग्य ना हो, पढ़ने योग्य ना हो, जो पढ़ने योग्य ना हो उसे अपठनी बोलते हैं। अब आपसे पूछा क्या गया? पहले बात सब लोग बी उत्तर दे रहे भाई मेरे, मुझे तो ये लिखा बिना पढ़ा हुआ अंश पूछा है, तो तुमने देखा कि इसको अपठित बोलते हैं। तुम लोग पेपर देने जाते हो, ऊपर लिखा होता है अपठित गद्यांश लिखा होता है, कभी ये लिखा होता है अपठनीय गद्यांश। भाई मेरे कभी तो दिमाग लगा लिया करो, अरे हमारे सेक्स लियो, कभी तो सोच लिया करो। तुम लोग पेपर देने जाते हो, पेपर में ऊपर लिखा होता है अपठित गद्यांश। जब गद्यांश कराता है वो अपठित क्यों लिखता है? कि ये नीचे जो दिया गया ये तुम्हारे बिना पढ़ा हुआ एक अंश दिया गया है, इसे पढ़ो तब उत्तर दो, तो वो इसीलिए कहता अपठित। कभी अपठनी लिखा होता है। अपठनी का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे जो पढ़ने योग्य ना हो, पठनीय मतलब होता है जो पढ़ने योग्य हो। तो यहां पर बच्चे लिखा क्या? पहली ये बात समझो, तो जो पढ़ने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? तो यहां पर उत्तर आपका सी होगा। तुमने उसको सोचा ही नहीं, उत्तर दे दिया। तो विकल्प नंबर 13 का याद रखो मेरे प्यारे बच्चे, उत्तर क्या करते हैं? सी विकल्प को बिल्कुल सही करते हैं। क्या सही करते हैं दोस्तों? सी विकल्प को बच्चे बिल्कुल सही करते हैं। 13 का सी हो जाता। आगे बताओ। देखना बहुत ही अच्छे ऐसे बच्चे हैं जो पक्का इस प्रश्न को भी का उत्तर गलत दे दे, पक्का इस प्रश्न को भी गलत दे दे। मुझे पता है आप लोग पता नहीं कैसे सोचते रहते हो, है कभी बेहतरीन तरीके से भी सोच लिया करो। चलो लिखा है प्रेमी प्रेमिका के बीच होने वाला प्रेम उसे क्या कहते हैं? प्रेम कहते हैं, या फिर सत्भाव कहते हैं, या प्रणय कहते हैं, या फिर दोस्तों स्नेह कहते हैं? बताओ भाई। जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका है, मान लो जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, या जो गर्लफ्रेंड मतलब जो लड़कियां पढ़ रही उनके बॉयफ्रेंड है, इन दोनों के बीच में जो प्रेम होता है उसे कहा क्या जाता है? उसे तुम लोग क्या कहते रहते? ये बताओ। आज एक बहुत ही राज की बात है, उसे प्रेम बोलते हैं, या बच्चे प्रणय बोलते हैं, या फिर सत्भाव बोलते हैं, या फिर स्नेह बोलते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर उसे सत्भाव बोलते हैं। बहुत में मारे सत्भाव, ये बड़ी भावनाएं तुम्हारी तेज हो जाती हैं भाई मेरे। उसको बोलते हैं प्रेमी प्रेमिका के बीच होने वाला प्रेम जो होता है उसे दोस्तों प्रणय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रणय बोलते हैं। तो यहां पर उत्तर बी सही होना चाहिए। क्या सही होना चाहिए? बी। तो याद रखो 14 का जो भी उत्तर क्या दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे? बी उत्तर दे रहे हैं। वे अपने स्थान पर बिल्कुल चीजों को स्पष्टता से क्या कर रहे हैं? क्लियर कर रहे हैं। उसे बच्चे क्या कहा जाता है? प्रणय कहा जाता है। चलिए आगे लिखा बच्चे सभी लोग बताने का प्रयास करो, देखते हैं कितने बच्चे उत्तर सही देते हैं। यहां पर लिखा इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसके लिए एक शब्द बच्चे क्या होता बताने का प्रयास करो। इंद्रियों को जीत लिया है जिसने, उसे क्या कहा जाता है? सभी लोग बताने का प्रयास करो। सारे के सारे बच्चे उत्तर दीजिएगा। पहले लिखा इंद्रियाधिपति लिखा है, दूसरे पे जितेंद्रिय लिखा है, तीसरे पे लिखा जितेंद्रिय लिखा है, और चौथे पे इंद्र लिखा है। सभी लोग बच्चे उत्तर देने का प्रयास करो। लिखा है इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसके लिए बच्चा एक शब्द क्या होता है आपको पता है? उसे हम लोग कहते हैं जितेंद्रिय। क्या कहते हैं बच्चे? उसे जिते। अब जितेंद्रिय को लिखा कैसे जाता है? जितेंद्रिय को शुद्ध हम लोग ऐसे ही तो लिखते हैं। तो याद रखो मेरे प्यारे बच्चे बी विकल्प को हम लोग क्या करते हैं? बिल्कुल सही करते हैं। 15 का बच्चे बी विकल्प बेटे क्या होता है? बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि यहां पर आपको पता इंद्रियों को जीत, अगर यही बोल देता जिसने इंद्र को जीत लिया, लगाओ कमेंट, जिसने इंद्र को जीत लिया। किसको? इंद्र को जीत लिया, उसके लिए कमेंट लगाओ भाई। जिसने इंद्र को जीत लिया उसे क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे जिसने इंद्र को जीत लिया है उसे बोलते इंद्रजीत। क्या कहते हैं? उसे बच्चे कहा जाता है इंद्रजीत कहा जाता है।
और इंद्रजीत कहते किसे? मेघनाद को कहते। किसको कहते दोस्तों? मेघनाद को कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे आप लोग यहां पर उत्तर क्या करें? बी विकल्प सही करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहां पर जो भी बच्चे उत्तर क्या दे रहे हैं 15 का बी विकल्प दे रहे हुए अपने स्थान पर चीजों को स्पष्टता से क्लियर कर रहे हैं। जो भी उत्तर क्या दे रहे हैं? बी दे रहे हैं। चलो आगे बच्चे बताने का प्रयास करो। देखते हैं बच्चे कितने बच्चे इसका उत्तर बिल्कुल सही देते हैं, कितने इसका उत्तर बिल्कुल सही देते हैं। बताओ भाई, सभी लोग एक बार बच्चे उत्तर देने का प्रयास करें। बहुत ही मजा आता मुझे पढ़ाने में आपको। मैंने देखा लिखा जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? बताओ भाई, जिज्ञासा कहते हैं या जिज्ञासु कहते हैं या जिज्ञासा कहते हैं या फिर बच्चे उसे ज्ञातज्ञ कहते हैं। बताओ भाई, सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करो। है गुड्डू जी, तुम्हारा मैंने बहुत बार नाम लिया है, अभी भी तुम्हारा नाम में ऐसा क्या ही है जो तुम्हारा नाम हम रात दिन जाप करें? बताओ भाई, जानने की इच्छा रखने वाले को कहते क्या है? देखो, जिज्ञासा कहा जाता जीने की इच्छा। जीने की इच्छा को बच्चे क्या कहते हैं? जिज्ञासा कहते हैं। कहते कि नहीं कहते? लेकिन यही कह देता जीने की इच्छा रखने वाला तो जिज्ञासु हो जाता। क्या हो जाता बेटा? जिज्ञासु हो जाता। अब आपके सामने ये लिखा इच्छा रखने वाला, तो रखने वाला शब्द जब भी प्रयोग करें तो सामने छोटियों की मात्रा का प्रयोग जरूर करेंगे। जैसे जिज्ञासा लिखा है, इसका मतलब होता जानने की इच्छा, केवल रहेगा जानने की इच्छा। क्या रहेगा दोस्तों? जानने की इच्छा रहेगा। लेकिन जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु कहलाता है। यहां पर ऊ की मात्रा का जरूर प्रयोग किया जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे बच्चा ज्ञातज्ञ लिखा है। ज्ञातज्ञ का मतलब होता है किसी चीजों का जानकारी मतलब ज्ञात होना, वो ज्ञातज्ञ कहलाता है। तो यहां पर हमारे जितने भी बच्चे हैं सभी लोग उत्तर क्या दे रहे हैं? बिल्कुल सही दे रहे हैं। 16 का साथियों बी विकल्प बच्चे जो भी उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं। आगे देखो, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा? देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं। पेट में जो अग्नि लगती है उसे क्या जानिए? भूख की वजह से इल्लाए रहते हो, मैं भूख लगी है, मठालू बनवा दो जल्दी से। सुबह सुबह जो आहार लेते हो, तो जैसे पेट में आग लग जाती, बहुत तेज भूख लगती रहती है। तो आपने बच्चे देखो यहां पर लिखा कि पेट की अग्नि को कहते क्या है? यहां पर बच्चे उसे दावाग्नि बोलते हैं या वड़वाग्नि बोलते हैं या बच्चे उसको जठराग्नि बोलते हैं या फिर मंदाग्नि बोलते हैं। तो आपने देखा बच्चे, आपको जैसे पूछा जाए पेट में लगने वाली आग, तो देखो दावाग्नि किसे बोलते हैं? मुझे तो नहीं पता, आप लोग उत्तर दो क्या होता है। वड़वाग्नि मुझे नहीं पता किसे कहते हैं, जठराग्नि मुझे नहीं पता किसे कहते हैं। बताओ, मुझे तो नहीं पता है भाई, क्या ही उत्तर होगा बोलो। अच्छा, वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? वन में लगने वाली आग, उसको बच्चे वन में लगने वाली आग को कहा जाता क्या? वन में लगने वाली आग उसको कहते दावाग्नि, है ना। दावानल किसे कहते हैं? वन में लगने वाली आग। वड़वाग्नि बच्चे किसे बोलते हैं? तो आपको पता, समुद्र में लगने वाली। किसमें? समुद्र में लगने वाली आग को, लगने वाली आग को बच्चे क्या कहा जाता? तो याद रखो, इसको हम कहते हैं वड़वाग्नि। अब जठराग्नि मतलब होता पेट में लगने वाली आग, तो याद रखो बच्चे इसको क्या कहेंगे? सी विकल्प कहेंगे। तो याद रखो 17 का जो भी बच्चे क्या दे रहे? सी उत्तर दे रहे, वह अपने स्थान पे बिल्कुल सही जठराग्नि बोलते हैं। तुम लोग ऐसी गलती कर देते हो, क्या करते हो? उस दावाग्नि नहीं कहेंगे, दावानल बोलते हैं, पेट में लगने वाली आग है, इसे बच्चे बोलेंगे जठराग्नि। जठराग्नि बच्चे क्या बोलते हैं? पेट में लगने वाली आग। तो विकल्प नंबर सी। तुम्हें यह भी नहीं आता था है? ये इतना सरल प्रश्न, ये तो बहुत पेपर पूछा जाता है। तुम्हें एको आगे नहीं पता? दावाग्नि बोलते, दावानल मतलब चाहे दावानल बोल दे चाहे दावाग्नि बोल दे, ये क्या होता? वन में लगने वाली आग। और अगर बोल देता वड़वाग्नि मतलब होता वड़वानल बोले या वड़वाग्नि बोले, तो हमें समुद्र में लगने वाली आग करना है। ऐसे बच्चे जठराग्नि किसे बोलते हैं? तो आपको पता पेट में लगने वाली आग। तो ये तो जाहिर सी बात बहुत ही सरल होते हैं, फिर भी तुम इसे गलत कर दिया है। कोई बात नहीं, गलत तो हो ही जाते हैं। चलो आगे बढ़ते बच्चे, सभी लोग बताने का प्रयास करें, देखते कितने बच्चे उत्तर देते हैं। लिखा, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा कैसी होती? बलवती होती है। इसमें रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो जैसे बच्चा आपके सामने क्या लिखा? जिज्ञासा लिखा है, दूसरे में लिखा चतुरानन लिखा है, और आगे बच्चा आपके सामने क्या लिखा? जीविका लिखा है। और बच्चे क्या लिखा है बताइए? अगर जिन बच्चों ने उत्तर सही दे दिया तो आज मैं डांस करूंगा, क्योंकि हमारे बच्चे सारे उत्तर सही दे रहे हैं। मैंने देखा, अब तो पता है लोग घबरा रहे हैं, ये हम लोग हंस रहे हैं क्योंकि मेहनत की है ना, अभी तो वही दिखाने का टाइम आ रहा है। लेकिन अब अपने आप को कमजोर मत कर देना है, नहीं तुम पता लगे तुम अब लापरवाही कर दो। भाई जीवन जीने की इच्छा को बेटा क्या कहा जाता है? तो जीवन जीने की इच्छा को साथियों यहां पर कहते हैं जिज्ञासा। क्या कहते हैं? जिज्ञासा। मैंने क्या बताया? अगर यही बोल देता जीवन जीने की इच्छा रखने वाला, क्या बोल देता? जीवन जीने की इच्छा रखने वाला, जीवन या जीने की इच्छा रखने वाला, तो जिज्ञासु करते। विकल्प नंबर क्या करेंगे? ए विकल्प करेंगे। चतुरानन का मतलब जानते हैं? जिसके 4 आनन हो। चतुरानन का मतलब क्या होता है? जिसके क्या हो बच्चे? 4 आनन हो, उसे बच्चे चतुरानन कहते हैं। आनन मतलब मुख, जिसके 4 मुख हो। तो यहां पर उत्तर बेटे क्या होगा? सभी लोग जो भी उत्तर ए विकल्प दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं। आगे देखो, जीने की इच्छा, मैंने इतनी बार जीने की इच्छा करा दिया, अब तो करा दो भाई। अब देखो इसमें मैंने क्या कहा?
सभी लोग बताने का प्रयास करें। जीने की इच्छा तो आपको पता, जिज्ञासु किसे कहते हैं? बोलो भाई। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? याद रखो बच्चे, जानने की इच्छा रखने। तो यहां पर इसमें जिज्विषा करेंगे। बोलो भाई। पिपासु पीने की इच्छा आपको पता ही है, तो यहां पर उत्तर आपका क्या होगा? वी विकल्प साथियों सही हो जाता है। 19वें में जो भी बच्चे क्या उत्तर दे रहे हैं? बी दे रहे हैं। वे अपने स्थान पर चीजों को स्पष्टता से क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि आपको खुद पता होना चाहिए, है ना। अब आपने लिखा जैसे पिपासु, पिपासु क्या होता? पीने की इच्छा रखने वाला। क्या होता बेटा? पीने की इच्छा रखने वाला। पीने की इच्छा रखने वाले को बच्चे क्या कहते हैं? पिपासु कहते हैं। अगर ये बोल देता क्या? पीने की इच्छा, तो पिपासा हो जाता। केवल इतना करता क्या? पीने की इच्छा क्या कर देता? पीने की इच्छा कर देता। तो साथियों हमें वहां पर क्या करना था? पिपासा करना। बस यही तो हिंदी है, जैसा पूछे वैसे मुझे उत्तर वहां पर देना है। नहीं पता लगे वो पूछ रहा पीने की इच्छा, तुम पिपासु कर रहे हो, तो तुम्हारा प्रश्न गलत हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि पीने की इच्छा रखने वाला तो पिपासु बोलेंगे। समझ में आया बच्चे? चलो आगे बढ़ते दोस्तों। क्या लिखा? अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करो, देखते कितने बच्चे उत्तर देते हैं। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। बोलते रहते, घर में ही नहीं बोलते रहते। तो बोलो बच्चे, जैसे एक चना किसी काम का नहीं, एक चना शक्तिहीन होता है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है, एक चने से भूख नहीं मिटती है। बताओ भाई। तो अकेला चना क्या नहीं फोड़ सकता? भार नहीं फोड़ सकता है। तो तुम लोग कब एग्जाम, जैसे तुम कोई कार्य करने जाते हो, वो कार्य करने में आप लोग सफल हो या फिर दिक्कत आती है, तो हम ये नहीं कहते थे कि अकेला चना थोड़ी ना बाहर फोड़ लेगा, तुम बस देखते ही रहो। तो यानी कि वो ये कह रहा है कि अकेला जो व्यक्ति है वो बच्चे कैसा है? तो आप याद रखो वो शक्तिशाली नहीं होता है। तो यहां पर 20 का बच्चे विकल्प नंबर क्या करते? सी करते। बोलो भाई। भाई हम लोग कहते कि नहीं कहते कि ऐसे ही तो मुंह बाते रहो, अकेला चना बाहर थोड़ी ना फोड़ता है। तो अकेला चना बाहर क्यों नहीं फोड़ सकता? सीधी सी बात है कि अकेला व्यक्ति क्या नहीं होता है? शक्तिशाली नहीं होता है। तो 20 का जो भी उत्तर क्या दे रहे हैं? सी विकल्प दे रहे हैं। वे अपने स्थान पर चीजों को स्पष्टता से क्लियर करते हैं। पौवारे होना मुहावरे का अर्थ क्या होता? बताओ भाई। पौवारे होने मुहावरे का अर्थ क्या होता? सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करो, सभी लोग उत्तर दो भाई। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इस पर रेखांकित कर लो। ये किसी ना किसी पेपर में नजर आ जाएगा, 100% नजर आ जाएगा। ये लिख के रख लो। मैंने आपसे पूछा, सभी लोग बताने का प्रयास करो। बेटा पीडीएफ तो मैं रोज भेज देता हूं टेलीग्राम चैनल पे, मोहित सर हिंदी एग्जामपुर सर्च कर लेना, उसमें रोज की रोज पीडीएफ आ जाती है, लेकिन लेट आती है, लेकिन रात में आती है। चलो, पौवारे होना मुहावरे का अर्थ क्या है? पहले नंबर लिखा वसंत ऋतु का आगमन, भाग जाना, अत्यधिक लाभ लेना, या फिर आपसे लिखा वर्ष भर काम करना। तो मैंने देखा आपसे कहा पौवारे होना, तो आप लोग इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? अत्यधिक लाभ लेना। मेरे प्यारे बच्चे उत्तर क्या करेंगे? अत्यधिक लाभ लेना ही कहते पौवारे हो रहे हो। तो यहां पर 21 का जो भी उत्तर सी दे रहे हैं वे अपने स्थान पर चीजों को स्पष्टता से क्या करते? क्लियर करते। पौवारे होने का मतलब आपको पता चल गया कि अत्यधिक लाभ लेना। तो विकल्प नंबर बच्चे यहां पर क्या करेंगे? सी विकल्प को बिल्कुल सही करके चलते हैं। जियो मेरे शेरो, जियो मेरे शेरो। अरे वाह, अरे वाह, आप लोग उत्तर बहुत ही सही दे रहे हो। जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करो सभी लोग। लिखा ठनठन गोपाल। अरे ठनठन गोपाल, बताओ भाई सभी लोग उत्तर, जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करो। लिखा ठनठन गोपाल मुहावरे का अर्थ क्या होता? बताओ भाई। सबसे लिखा बहुत कठिन काम, यश फैलाना, खाली हाथ निश्चिंत होना। जैसे तब तो मैं कह रहा था मेहनत कर लो, अब रह गए ठनठन गोपाल है, अब रह गए ठनठन गोपाल। बताओ भाई। एक बोला बच्चा कि सर सी वाला थोड़ा सा गलत है। पौवारे होने का मतलब बसंत ऋतु का आगमन, भाग जाना है, भाग जाने का मतलब तो 9-2 गेरे होना। गधे रहोगे, 9-2 गेरे होना नहीं कहते, 9-2 गेरे हो गए तो 9-2 गेरे होना तो भाग जाना होता है। तो वहां पे अत्यधिक लाभ लेना कि बस पौवारे हो रहे हो आजकल, बहुत तुम्हें लाभ मिल रहा है। समझ आया? तो जैसे मैंने कहा कि आप लोग अभी मेहनत कर लो, नहीं तो वैकेंसी के बाद फिर ठनठन गोपाल बन के रह जाओगे, यानी कि खाली हाथ रह जाओगे। कैसे रह जाओ? खाली हाथ। तो वही आप देख सकते हो, बहुत कठिन काम का कोई यहां मतलब नहीं है, यश फैलाने का कोई मतलब नहीं है, निश्चित होने का कोई मतलब नहीं है। तो विकल्प नंबर बच्चे यहां पर क्या करते हैं? याद रखो दोस्तों 22 का हम लोग विकल्प नंबर सी को सही करेंगे, क्योंकि ठनठन गोपाल का मतलब बच्चे क्या होता है? तो याद रखो दोस्तों, सर जी आपका क्या नाम है? राक्षस देव। चलो, मैंने देखा तुम्हें नाम लिखा होगा नीचे, फिर भी पूछ रहे हो आपका सर नाम क्या होता है? तुम्हें नाम बहुत ज्यादा है, नाम क्या है? मुतैया मुरलीधरन। चलो बताओ 23 का उत्तर देने का प्रयास करो। यहां पर लिखा चौकड़ी भूलना, मुहावरे का अर्थ क्या होता? बताने का प्रयास करो, जल्दी सभी लोग उत्तर देने। चैन से ना रह सकता, चैन से ना रह सकना, रोटी ना पकना, जीवन संकट में पड़ना, नष्ट होना। अब देखो बच्चे यहां पर क्या लिखा? चौकड़ी भूलना, मतलब जैसे हम लोग देखते। अब ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लगाओ दिमाग, सभी लोग दिमाग लगाओ, देखते कितने बच्चे इसका उत्तर सही देते हैं। बहुत ही बेहतरीन वाला है, आप लोग सभी लोग बताने का प्रश्न। ये थोड़ा बैक करना, क्या बोल रहा है बच्चा?
21 में सर 21 क्वेश्चन उठाने से करा है। अच्छा ऑप्शन अलग थे बेटा, ऑप्शन मुहावरा है, मुहावरा ऑप्शन पे ही तो डिपेंड करता है भाई, ऑप्शन अलग होते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। ऑप्शन मुहावरे क्या करते हैं वो उसी पे डिपेंड करते हैं। मैंने क्या कहा, क्या कोई जरूरी है कि उस मुहावरे को तुम एक जगह पर प्रयोग कर दो? वो तो प्रयोग है, किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है, तो जरूरी नहीं होता है मुहावरे के कभी कभी वाक्य के अकॉर्डिंग भी तुम्हें देखना होता है। ये कौन सी बड़ी बात है? चौकड़ी भूलना मुहावरे का अर्थ है। पहले नंबर लिखा चैन से ना रह सकना, रोटी ना पकना, जीवन संकट में पड़ना, नष्ट। अब नहीं कहते चौकड़ी भूलना, तुम चैन से नहीं रह सकते हो, बस पूरे दिन चौकड़ी भूला करते हो। बेटा विकल्प नंबर ए को यहां पर मुझे सही करना पड़ेगा। यहां पर बच्चे क्या करना पड़ेगा? अब तुम सी कैसे कर रहे हो? जीवन संकट, चौकड़ी भूलने का मतलब संकट कहां से आ गया? अब दिमाग लगाओ, चौकड़ी भूलने का मतलब या संकट कैसे आ गया? यहां पर सीधे होता कि चैन से नहीं रह सकते हो, चौकड़ी भूला करते हो इधर उधर है, चौकड़ी भूला करते हो। इसका मतलब क्या है कि चैन और इसमें तुम नहीं कि तुम्हारा दिमाग इधर उधर है, कहीं चैन में नहीं, संकट में थोड़ी, बस चौकड़ी भूल गए, यानी कि तुम दिमाग में तुम्हारा एक जगह स्तर नहीं रहता है, तुम चैन से नहीं रहते। तो चैन से रहो तभी तो चीजें याद रहेंगी। तो वो विकल्प नंबर बेटा यहाँ पे 23 का क्या होता है? ए विकल्प सही होता है। 23 का बच्चे क्या होता है? ए विकल्प बिल्कुल सही होता है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मुहावरे होते हैं। मैंने क्या कहा, मुहावरे को पहले दिमाग लगाओ, चीजों को स्पष्ट करो तभी तो सही कर पाओगे, ऐसे तो चीजें गलती होती रहेंगी। चलो आगे देखो बच्चे, कितना अच्छा प्रश्न दिया है। अब बताओ, फिर कहोगे गुरुजी ऐसा हो गया। 24 का उत्तर देने का प्रयास करो। लिखा है आंख नदीदा काढ़े कसीदा। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? लोकोक्ति को किसी वाक्य में प्रयोग नहीं करते हैं। लोकोक्ति बच्चा क्या होता है? कोई एक वाक्य होता है, वो खुद अपने आप में एक पंक्ति होती है, वो अपना अर्थ देता है। तो लोकोक्ति को क्योंकि यहां से जैसे अलग करते हैं, तो ये बच्चा क्या आता है? लोक आता है, और दोस्तों यहां से क्या आती? उक्ति आती है। तो लोक प्लस उक्ति बराबर लोगों की दी गई उक्ति होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लोकोक्ति बोलते हैं। अब आपके सामने लिखा आंख नदीदा काढ़े कसीदा, तो बहुत निपुण बनना है ना। अच्छा देखो, अभी कुछ कुछ हम इसको रोक के चल रहे हैं। आगे लिखा साधन होने पर ही काम कर लेना, ये तो गलत है। सर्वदा आयोग मतलब अयोग, ये भी गलत है। योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेकी करना। आंख न दीदा मतलब योग्यता नहीं है, और काढ़े कसीदा फिर भी तुम काम करने का क्या करो? एक वो रख रहे हो। तो बच्चे देखो अपने आप उत्तर क्या हो गया? एकदम डी विकल्प बिल्कुल सही हो गया। साथियों यहां पर क्या हो गया? डी विकल्प बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि अभी हमने इसको इसलिए रोक लिया था कि बहुत निपुण होना क्या ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन वहां पर जैसे आगे हम लोग बढ़ते चले गए, तो 24 का उत्तर क्या हो गया? यहां पर बच्चे डी विकल्प को हम लोगों ने बिल्कुल क्या कर लिया? सही कर लिया, क्योंकि यहां पर आपसे पूछा जा रहा है योग्यता न रहने पर भी काम करने की क्या करना? मेरे प्यारे बच्चे आप याद रखो, शेकी करना। विकल्प नंबर 24 का डी विकल्प सही हो जाए। अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता? देखते कितने बच्चे उत्तर देते हैं। अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता? जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करो। लिखा है अन्याय की जगह, राजविहीन स्थान, जहां अंधेरा हो या सुनसान जगह। अब देखो जैसे कहीं पर बहुत ही भ्रष्टाचारी हो रही हो, जैसे राशन की दुकान है, अब राशन की दुकान का कोटेदार क्या है? राशन नहीं दे रहा है, और वो क्या कह रहा है? अपने ही लोगों को राशन दे देता है। तो तुम लोग ये नहीं कहते रहते वहां तो अंधेर नगरी है, अंधेर नगरी, अनबूझ राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा है, वहां तो अंधेर नगरी बनी रहती है। तो बच्चे जब अंधेर नगरी वहां पर बनी रहती है, तो सीधी सी बात है वहां पर कैसी जगह है मेरे प्यारे बच्चे? वो एक अन्याय की जगह है। कैसी जगह है? अन्याय की जगह है। तो हम लोग यहां पर 25 का उत्तर क्या करते हैं? याद रखो विकल्प नंबर बी को दोस्तों बिल्कुल सही करके चलते हैं। क्या सही करके चलते हैं? बी विकल्प को बेटा बिल्कुल सही करके चलते हैं। वेरी गुड, अरे वाह। चलो यहां पर 25 का उत्तर क्या होता? बी सही हो जाता। आगे देखो, मैंने आपके सामने एक मोटिवेशन कोड लगाया है, बहुत ही अच्छा। देखो लिखा है उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। वेरी गुड, देख सकते हो आपके सामने लिखा उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। सपनों को तो पूरा करना ही करना है, चाहे हमें खुद से ही क्यों न लड़ाई लड़नी पड़े। है उड़ान तो भरना चाहे कई बार गिरना पड़े। भाई गिरकर मतलब गिरते भी है, उठते भी है, गिरते भी उठते हैं, अपने से भी लड़ेंगे, लेकिन हम अपने सपनों को साकार तो जरूर करेंगे। और माता पिता के सपनों को, माता पिता की उम्मीदों पर खरे उतरने के साथ साथ अपने गुरुजी को एक तरीके से तोहफा भी तो मुझे देना है वर्दी पहनकर। चलिए तो आगे बढ़ते, आपके सामने प्रश्न दिया है, सभी लोग 26 का उत्तर देने का प्रयास करें। सभी लोग दोस्तों 26 का उत्तर देने का प्रयास करें। लिखा ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर है? बताओ भाई, यहां पर बच्चे आपसे पूछा जा रहा है, सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करें 26 का। लिखा ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर है? आपसे पहले नंबर लिखा मूर्ख के साथ मित्रता करने पर हानि होती है। मुसीबतों से घबराना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। ओछे व्यक्ति किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकते। कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ेंगे। तो जब हमने देखा कि आपके सामने क्या लिखा,
ओखली में सिर दिया तो मूसलों पे क्या डर है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम कठिन काम शुरू करने हैं तो हमें कष्ट को तो सहना ही करना पड़ रहा है। मतलब जैसे मान लो अब आप फौजी बनना चाह रहे हो तो हमें कष्ट से क्या डरना है, तो ये तो जाहिर सी बात है। विकल्प नंबर हम लोग क्या करें, डी विकल्प को सही करके चलते हैं। तो 26 का जो भी उत्तर क्या दे रहे हैं, डी विकल्प दे रहे हैं, वह अपने स्थान पर बिल्कुल सही करके चल रहे हैं, क्योंकि यहां पर ये उत्तर आपका क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो लिखा, जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं, बताओ भाई। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द बताने का प्रयास करो। पहले नंबर लिखा निराशा, दूसरे में लिखा अप्रत्याशित, तीसरे में बच्चा लिखा उपेक्षा और चौथे में लिखा असंभव। तो जिसकी आशा न की गई हो उसको क्या कहते हैं, याद रखो दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं अप्रत्याशित। क्या कहते हैं, अप्रत्याशित कहते हैं। जो कि हमारे सारे के सारे बच्चे उत्तर बिल्कुल सही दे रहे हैं, सभी लोग उत्तर सही दे रहे हैं। चलिए वेरी गुड। यहां पर आपके सामने क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। तो 27 का उत्तर हम लोग क्या करते हैं, बी विकल्प बिल्कुल सही करके चलते हैं। क्या सही करके चलते हैं, बी विकल्प बिल्कुल सही करके चलते हैं। अप्रत्याशित आपका उत्तर सही हो जाता है। आगे बताओ, आगे बढ़ेंगे, सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करो। 28 पर लिखा है, जल्दी से दो उत्तर इसका। लिखा जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध शब्द क्या होगा। जिसे बच्चे आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर देने का प्रयास करो। देखते हैं कितने बच्चे उत्तर सही देते हैं, दीजिए उत्तर। बताओ भाई। एक बच्चा गुस्से में बोला तुम लोग लाइक क्यों नहीं करते हो। अरे ना करने दो बच्चे, उनका कहीं अंगूठा गल गया तो है, ये तो समझो, उनका कहीं अंगूठा गल गया तो फिर क्या करोगे। चलो लिखा है जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है। तो अनुग्रह किया गया हो मेरे प्यारे बच्चे उसे कहते क्या है, याद रखो दोस्तों, उसे कहा जाता अनुग्रहित। अनुग्रहित कहते हैं। और अनुग्रहित को लिखा कैसे जाता है, ऐसे ही तो लिखा जाता है। तो ये विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाता है। दोस्तों याद रखो, उसमें क्या सही करेंगे, वी विकल्प बिल्कुल सही करते हैं। तो 28 का जो भी उत्तर क्या दे रहे हैं, बी विकल्प दे रहे हैं, वो बिल्कुल सही दे रहे हैं। मैंने क्या कहा, जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे क्या कहते हैं, अनुग्रहित कहते हैं। तो विकल्प नंबर बच्चे यहां पर क्या करेंगे, वेरी गुड। अरे वाह, अगर अनुग्रह दिया होता तो अनुग्रह को साथियों ऐसे लिखा जाता है, अनुग्रह को ऐसे लिखते हैं, लेकिन अनुग्रहित को कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको बताया। ठीक भैया, चलो आगे बढ़ते दोस्तों, उत्तर देने का प्रयास। जो पहले कभी ना हुआ हो, बताओ भाई, जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है। पहले नंबर लिखा अद्भुत, दूसरे पे बच्चे अभूतपूर्व लिखा है, तीसरे पे अपूर्व लिखा है और चौथे पे अनुपम लिखा है। अनुपम मतलब होता है जिसकी उपमा ना दी जा सके, क्योंकि अन प्लस उपम, जिसकी उपमा ना दी जा सके, क्या, जिसकी उपमा ना दी जा सके, उपमा ना दी जा सके, ना दी जा सके उसे बच्चे क्या कहते हैं, अनुपम कहते हैं, है ना। अपूर्व मतलब जो पहले है वो अपूर्व कहलाता है। अभूतपूर्व मतलब होता है जो पहले कभी ना हुआ हो, बेटा उसे क्या कहते हैं, अद्भुत मतलब तो आश्चर्य होता है। अद्भुत मतलब बेटा क्या होता है, आश्चर्य होता है। अगर बच्चे यहां पर भूतपूर्व कहते तो जो पहले था अब नहीं, अगर भूतपूर्व आ जाता बेटा क्या आ जाता, भूतपूर्व आ जाता तो उसे क्या कहते हैं, क्या आ जाए बेटा, भूतपूर्व आ जाए, उसका मतलब क्या होता है, तो जो पहले था, जो पहले था अब नहीं, जो पहले था अब नहीं उसे दोस्तों क्या कहते हैं, भूतपूर्व कहते हैं। और जो पहले था ही नहीं और उसे क्या कहते हैं, अभूतपूर्व कहते हैं। तो जो भी बच्चे उत्तर बी दे रहे हैं, 50 प्रश्न करके चलेंगे आज, याद रखना दोस्तों, पूरे के पूरे 50 प्रश्न करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे बताने का प्रयास सब महत्वपूर्ण। अब ऐसा ही चलेगा धुआंधार सेशन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चाहे पढ़ो, चाहे आप उत्तर क्या करो, अपने मन में क्या करते रहो, मैं स्पीड से ही पढ़ाऊंगा और चारों विकल्प तोड़कर। निकाय निष्फल ना होने वाला क्या कहलाता, निश्चित, सही, सटीक, अमोघ। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगाओ भाई। इसमें लिखा निष्फल ना होने वाले को बच्चे कहते क्या है। पहले नंबर लिखा निश्चित, दूसरे पे सही लिखा, तीसरे पे सटीक लिखा, अमोघ। अब देखो ऐसा अस्त्र जो कभी निष्फल ना हुआ हो उसे बच्चे सटीक, सटीक तो निशाना होता है, एक ही जगह पे लगे उसको निशाना सटीक बोलते हैं। यहां पर बच्चे अमोघ होगा, क्या होगा दोस्तों, याद रखो 30 का विकल्प नंबर प्यारे बच्चे डी करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि बी वाले बच्चे कैसे कर दोगे, सही, सही का कैसे कर दिया तूने, बी कर दिया। प्रिया शुक्ला जी है, बोलो बच्चे। यहां पर राहुल क्या लिख रहे हो बेटा, है उत्तर तो सही दो। तो मैंने देखा बच्चे यहां पर क्या होगा, यहां पर विकल्प नंबर डी को बेटे बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि वो पूछ क्या रहा है, पहले प्रश्न समझो, प्रश्न समझोगे तभी उत्तर दे पाओगे। यहां पर लिखा निष्फल ना होने वाला, तो बेटा उसको अमोघ कहते हैं, जो कभी निष्फल, तुम लोग भी अमोघ बनोगे, निष्फल नहीं होगे, सफल होगे, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, लिखा वह भाई जो अन्न माता से उत्पन्न हुआ हो, बताओ भाई। यहां पर बच्चे आपसे पूछा गया है वह भाई जो क्या है, अन्न माता से उत्पन्न हुआ उसे कहते क्या है। तो आपने देखा कि जो अन्न माता से उत्पन्न होता है
तो वो अनयोदर होता है। मेरे प्यारे बच्चे उसको क्या कहते हैं, आपने देखा जो अन्न माता से उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है, तो हम लोग उसे अनयोदर बोलते हैं। अनयोदर मतलब अन्न प्लस उदर, यानी दूसरी माता से उत्पन्न भाई, उसको अनयोदर भाई बोलते हैं। और जो एक ही माता से उत्पन्न मतलब जो सगे भाई होते हैं उन्हें सहोदर बोलते हैं। जो एक ही माता से जन्मे भाई को बच्चे क्या कहते हैं, जन्मे भाई को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, तो सहोदर कहते हैं। तो यहां पर विकल्प नंबर क्या होगा 31 का जो भी उत्तर ए दे रहे हैं जो अपने स्थान पर स्पष्टता से क्लियर करके चल रहे हैं। आगे बताने का प्रयास करो, सभी लोग बच्चे उत्तर देने का प्रयास करो। कितने बच्चे उत्तर सही देते हैं बताइए। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला है, बताओ भाई उसे क्या कहते हैं, बताने का प्रयास करो। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे क्या कहते हैं। पहले नंबर लिखा आगत पतिका, दूसरे में लिखा प्रवत्स पतिका, तीसरे में लिखा प्रोसित पतिका, चौथे में लिखा आगमस्यति पतिका। बताओ भाई सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करो। कितने बच्चे इसका उत्तर सही देते हैं बताइए। लिखा है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, तो आगत पतिका किसके बोलते हैं, जो पति आ गया हो, आने वाला नहीं आ गया हो। आगे बच्चा लिखा प्रवत्स पतिका, जिसका पति परदेश जाने वाला हो वो प्रोसित पतिका मतलब होता है वह स्त्री जिसका पति परदेश चला गया हो। देखो चारों देख लो। आगत पतिका मतलब क्या है, जिसका पति परदेश से आया हो आगत पतिका हो जाता है, ठीक है। आगे लिखा प्रवत्स पतिका मतलब होता है जिसका वह स्त्री जिसका पति परदेश जाने वाला हो, ठीक है। प्रोसित पतिका मतलब वह स्त्री जिसका पति परदेश चला गया हो। आगे लिखा आगमस्यति पतिका, यह बिल्कुल सही होगा क्योंकि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, जब आने वाला होता है तो उसे क्या बोलते हैं, आगमस्यति पतिका बोलते हैं। तो विकल्प नंबर जो भी बच्चे डी उत्तर दे रहे हैं वो अपने स्थान पर बिल्कुल सही दे रहे हैं। मैंने क्या बताया, चारों टोड़। अब आगत पतिका किसे बोलते हैं, जिसका वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो, आगत पतिका है। आगे लिखा प्रवश्यति पतिका मतलब वह स्त्री जिसका पति परदेश जाने वाला हो। आगे बच्चा क्या लिखा, प्रोषित पतिका मतलब वह स्त्री जिसका पति परदेश चला गया हो। आगे लिखा आगमस्यति पतिका मतलब होता है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, तो उसे बच्चे क्या बोलते हैं, आगमस्यति पतिका बोलते हैं। तो यहां पर उत्तर क्या करेंगे, याद रखो बच्चे विकल्प नंबर 32 का जो भी उत्तर डी दे रहे हैं वह अपने स्थान पर चीजों को स्पष्टता से क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। जो भी उत्तर डी दे रहे हैं वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। आगे जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है उसे क्या कहते हैं, बताओ भाई उसे क्या कहते हैं। वह जिसका शत्रु कोई पैदा ही नहीं हुआ है उसे क्या कहते हैं। एक बार सभी लोग बेटा सेशन को शेयर कर दो। है अभी भी सेशन को शेयर करने में तुमको दिक्कत हो रही बच्चे इतनी स्पीड से और चारों विकल्प तोड़ते हुए, बताओ भाई ऐसे तुम 100 प्रश्न करा दे, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का डी, 100 प्रश्न करा दें गारंटी के साथ 1 घंटे के अंदर। लेकिन चारों विकल्पों में समय लगता है। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, बेटा याद रखो जिसका शत्रु कोई पैदा नहीं है उसको कहा क्या जाता है, अजात शत्रु कहते हैं। अब देखो अजान बाहु किसे कहते हैं, अजान बाहु मतलब जिसकी बाहें घुटनों तक हो। अजान बाहु किसे कहा जाता है, जिसकी बाहें कहां तक है, बाहें घुटने तक है। जिसकी बाहें घुटने तक है उसे बच्चे क्या कहते हैं, अजान बाहु कहते हैं। तो याद रखो ये सब औचित्य है, इनका कोई अर्थ नहीं है। तो यहां पर विकल्प नंबर बेटे क्या करेंगे, बी विकल्प को बिल्कुल सही करेंगे, अजात शत्रु। अगर अजान बाहु पूछ दिया जाए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो जिसकी बाहें कहां तक है, घुटने तक है, उसको बच्चे क्या कहा जाता है, अजान बाहु कहा जाता है। तो विकल्प नंबर यहां पर बच्चे क्या करेंगे, याद रखो दोस्तों यहां पर विकल्प नंबर हम लोग किससे करते हैं, बी विकल्प को बिल्कुल सही करते हैं। आगे बताओ, आगे बताने का प्रयास करो। 34 पे लिखा कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ होता है। बताओ भाई कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ होता है, सभी लोग बताने का प्रयास करो। दलाली करना, कोयले की दलाली करोगे तो पकड़े जाओगे, खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है, कोयले का व्यापार मत करो। तो मैंने कहा आपसे कोयले की दलाली, क्या बोला, कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ क्या होता है। तो याद रखो दोस्तों कोयले की दलाली में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि कोयले की दलाली में इसका मतलब होता है खराब काम का परिणाम भी खराब होता है। मेरे प्यारे बच्चे यहां पर क्या होता है, खराब काम का परिणाम भी खराब होता है। याद रखो दोस्तों 34 का विकल्प नंबर हम लोग क्या करेंगे, साथियों सी विकल्प को बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि कोयले की दलाली में आप सभी लोग जानते हैं, मैंने देखा खराब काम का परिणाम भी खराब होता है। तो विकल्प नंबर यहां पर क्या करेंगे, याद रखो मेरे प्यारे बच्चे जीवन पति का समानार्थी बेटा इसका होता है यमराज होता है, जीवन पति का यमराज होता है। ये लेखपाल के पेपर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक भैया। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर देखो, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का भाव प्रकट होता है। बताओ भाई खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, सभी लोग बताने का प्रयास करो, सभी लोग उत्तर दीजिए। अपनी सर्व छिपाने के लिए व्यर्थ झुलझुलाना,
अपने समान की उम्र के साथ समान व्यवहार करना, कायरतापूर्ण व्यवहार करना या झगड़ालू होना। बताओ भाई, यहां पर जैसे पूछा गया खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कब हम लोग ये बात को प्रयोग करते रहते हैं, कहते रहते हैं अपनी शर्म छिपाने के लिए तुम फालतू में झुलझुला रहे हो, यानी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो याद रखो दोस्तों, यहां पर उत्तर हम लोग क्या करके चलते हैं, यहां पर विकल्प नंबर 35 का ए विकल्प को बिल्कुल सही करते हैं। 35 का बच्चे क्या सही करके चलते हैं, ए विकल्प को बिल्कुल सही करके चलते हैं, क्योंकि आपको स्पष्टता से ये पता चल जाएगा अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ को झुलझुलाना। आगे देखो, अक्ल का दुश्मन। बताओ भाई, अक्ल का दुश्मन होने का अर्थ क्या होता है, सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करो। अक्ल का दुश्मन, महामूर्ख, दुश्मन, शत्रु, पंडित। अरे भाई मेरे, जैसे तुमने कहा, मैंने कहा कि तुम बिल्कुल अक्ल के दुश्मन ही हो, ये अकल के दुश्मन हो। कभी कभी उत्तर भी सही दे दिया करो, तुम लोग उत्तर नहीं देते हो, हैं जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करो। जैसे मैंने देखा यहां लिखा अक्ल के दुश्मन होना, तो इसका मतलब होता है महामूर्ख। बच्चे क्या होता है, महामूर्ख होना। अक्ल के दुश्मन होने का मतलब क्या होता है, 36 का याद रखो दोस्तों, ए विकल्प को बिल्कुल सही करते हैं। यहां पर क्या सही करेंगे, ए विकल्प, कहते नहीं महामूर्ख होना। तो अकल के दुश्मन होने का मतलब क्या होता है, महामूर्ख होना। विकल्प नंबर बच्चे यहां पर क्या करेंगे, ए विकल्प को बिल्कुल सही करते हैं। आगे लिखा ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेंगी, है तो अभी ना कह देना। बताओ क्या होगा, बहुत मेहनत करना, ना पूरी होने वाली शर्त, काम से दिल उबना या क्या रोब जमाना। बताओ 37 का उत्तर तो दे ही दो। मैंने लिखा कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेंगी। बताओ, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेंगी, इसका उत्तर क्या होता है। पहले नंबर लिखा बहुत मेहनत करना, दूसरे बच्चा लिखा ना पूरी होने वाली शर्त, काम से दिल उबना या रोब जमाना। तो आप सभी लोग जानते हैं ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेंगी, बहुत मेहनत करना। ए विकल्प वाले तुम्हें ऐसा कान के नीचे चट्टू पड़ेगा, है पागल नहीं तो ए विकल्प कैसे कर रहे हो, तुम्हें इतना भी दिमाग नहीं लगा पा रहे हो। सीधे लिखा ना नौमन तेल होंगी ना राधा नाचेंगी, तो जाहिर सी बात है कि ना पूरी होने वाली शर्त, जब उस शर्त कभी पूरी ही नहीं होनी है तो ना नौमन क्या है, तेल होगा ना राधा नाचेंगी। तो तुमने ऐसे कैसे कह दिया है, बहुत मेहनत करना। अरे ऊंटो, कभी तो सही दिमाग लगा लिया करो। चलो हुक्का भरना बताओ, ये तो बता दो सभी लोग। 38 का उत्तर क्या होता है, सभी के सभी बच्चे उत्तर बताओ। हुक्का भरने का मतलब क्या होता है, सेवा करना, आज्ञा मानना, हुक्के में पानी भरना, चिलम में तंबाकू भरना। तुम लोगों के लिए कहो यही वाला उत्तर सही हो जाए। क्यों भाई, तुम लोग गुरु जी हुक्का भरने का मतलब चिलम में तंबाकू है, बस पी के शंकर जी की बूटी अखियां हो गई हैं, गाना गाते घूम रहे हो। अरे भाई मेरे, हुक्का भरने का मतलब होता है सेवा करना, कि हम तो उनकी मतलब उनके हमेशा ही हुक्का भरते रहते हैं, नहीं कहते रहते हैं। जैसे तुमने देखा, हम लोग नहीं कह दिया कि तुम तो यार उनकी नहीं, हम गुलामी नहीं, हम उनके क्या हमेशा ही हुक्का भरते रहते हैं, यानी कि सेवा करना होता बच्चे। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 38 का जो भी दोस्त ए विकल्प दे रहे हैं वह अपने स्थान पर बिल्कुल सही हो जाता है। हुक्का भरने का मतलब क्या होता है, सेवा करना, क्योंकि आपको पता है कि हम हुक्का क्यों भरा करते हैं, उनकी हमेशा ही सेवा किया करते हैं। तो विकल्प नंबर 38 का ए विकल्प सही हो जाता है। उंगली उठाने का मतलब क्या होता है, बताओ भाई। उंगली उठाना का अर्थ क्या होता है, उल्टा काम करना, वश में रखना, निंदा करना या स्तुति करना। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न, लोग फंस जाते हैं। बताओ सभी लोग बताने का प्रयास करो, इसमें उत्तर क्या करेंगे, जल्दी से बताने का प्रयास करो। यहां पंकज जी हैं, चाहे राज जी हैं, शशि जी हैं, आनंद सिंह, सभी लोग बच्चे उत्तर सही दे रहे हैं, बताने का प्रयास करें। हाँ, हुक्का भरने का मतलब सेवा ही करना होता है। अरे बैलेटो, चलो यहां लिखा उंगली उठाना का अर्थ बच्चे क्या होता है, सभी लोग बताने का। सर यूपी का एडमिट कार्ड नहीं आया, आ जाएगा बेटा 2-4 दिन में, जल्दी से बताने का प्रयास करो। सभी लोग बताने का, उल्टा काम करना वश में। जैसे मैंने देखा, उंगली उठाने का मतलब होता है कि तुम किसी पर उंगली ही उठाते रहते हो, यानी कि प्यारे बच्चे निंदा ही करते रहते हो। क्या तुमने कहा हमेशा उंगली उठाते रहते हो, तो उंगली उठाने का मतलब क्या होता है, निंदा करना। तो 39 का बच्चे सी विकल्प हो जाता है। अब जैसे तुमसे हम कहते हैं इतनी मेहनत करने के बावजूद तुम लोग लाइक नहीं करते हो, तो अब इसको क्या करें, निंदा थोड़ी ना कर सकते हैं। नहीं करते, तुम्हारी मन की बात है, लेकिन तुम लोग क्या करते हो, लास्ट टाइम सब करके जाते हो, बस ये बहुत ही अच्छी बात है। चलो आगे बच्चे बताने का प्रयास करो। 40 का उत्तर देखते कितने बच्चे उत्तर सही देते हैं, दीजिए। लिखा है यहां पर क्या है, बहुत ही अनुनय विनय के भी उसके माता पिता ने उससे कोई संबंध नहीं रखा। मतलब में यहां पर अनुनय विनय मतलब बहुत ही विनय और बहुत ही उसके तरीके, फिर भी उसके माता पिता ने उससे क्या नहीं रखा, संबंध नहीं रखा। आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर रिक्त स्थान में क्या भरेंगे।
यहां रिक्त स्थान में क्या हो भरेंगे बताने का प्रयास करो। मेरे प्यारे बच्चे आप सभी लोग बताने का प्रयास करो। मैंने देखा कि आप लोग क्या बहुत अनुमेय विनय के उपरांत यहां पर दोस्तों क्या भरा जाएगा, देखो अपने आप उत्तर आ जाएगा, यहां पर उपरांत भरा जाएगा। मतलब अनुमेय विनय के उपरांत भी उसके माता पिता ने उसे कोई संबंध नहीं रखा। मेरे प्यारे बच्चे यहां पर क्या भरा जाएगा, उपरांत भरा जाएगा। साथियों याद रखो यहां पर क्या भरेंगे हम लोग, उपरांत भरेंगे। तो विकल्प नंबर 40 का जो भी उत्तर क्या दे रहे हैं, वी विकल्प दे रहे हैं, वे अपने स्थान पर बिल्कुल सही दे रहे हैं। जो भी उत्तर क्या दे रहे हैं 40 का बी दे रहे हैं, वे अपने स्थान पर बिल्कुल सही दे रहे हैं। वेरी गुड, अरे वाह। चलिए आगे बढ़ते, आप सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करो, देखते हैं कितने बच्चे उत्तर सही देते हैं। रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान था। बताओ क्या ही भरेंगे, 41 में रिक्त स्थान भरने का प्रयास करो, देखते हैं कितने बच्चे उत्तर सही देते हैं। मैंने देखा अगर लिखा रामू की अपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा, दोनों एक जैसे तो नहीं भरे जाएंगे, ये जाहिर सी बात है। जब दोनों एक जैसे नहीं भरे जाएंगे तो ये तो गलत है। अब हमने देखा रामू की उपेक्षा, यहां पर बेटा क्या आएगा, रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान था, यहां पर अपेक्षा आएगा। मतलब उनकी उपेक्षा मतलब क्या हुआ, उनकी बेइज्जती हुई। उपेक्षा, ठीक, अपेक्षा का क्या होता, विलोम उपेक्षा होता है। आगे देखो वो अधिक बुद्धिमान है तो बुद्धिमान के साथ अपेक्षा शब्द जोड़ा जाएगा। तो विकल्प नंबर यहां पर क्या, उपेक्षा और अपेक्षा कहां दिया है, सी विकल्प सही होगा। कितने बच्चे सी वाले थे, कुछ लोग बी में भी डाउट में आ रहे हो। अब मेरी बात सुनो, बी क्यों नहीं सही हुआ, मैंने इसको इसलिए नहीं सही किया जबकि एक दूसरे का अपोजिट है नो डाउट, लेकिन मैंने क्यों नहीं सही किया उसका कारण समझो। मैंने इसलिए नहीं सही किया, मैंने जैसे बुद्धिमान देखा, जब किसी बुद्धिमान तो उसके साथ उपेक्षा शब्द कैसे कर दोगे, गिरा हुआ शब्द कैसे लेके आओगे। मतलब में यहां पर तुरंत अपेक्षा शब्द आया क्योंकि आपको पता किसी से अपेक्षा कर रहे हैं बहुत ही अच्छा होने का, तो उसकी उपेक्षा नहीं हमें करना है। तो याद रखो यहां पर क्या उपेक्षा आएगा, बोलो भाई, किसी की तुलना कर रहे हो, अपने आप उपेक्षा और अपेक्षा आ गया, विकल्प नंबर सी सही हो गया। बोलो भाई, विकल्प नंबर प्यारे बच्चे अपने आप सी सही हो गया, क्योंकि आपको समझना है, वहां पर चीजों पर दिमाग लाना है। तो विकल्प नंबर यहां पर क्या भरा जाएगा, उपेक्षा और अपेक्षा। 41 का जो भी उत्तर सी दे रहे हैं वह अपने स्थान पर बिल्कुल चीजों को स्पष्टता से सही करें। आगे देखो, वह एक निर्धन एवं, क्या लिखेंगे बताओ भाई, वह एक निर्धन एवं, सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करो, वह एवं क्या, एक निर्धन एवं। अब देखो जिसके पास कोई धन नहीं होता है उसे बच्चा क्या कहा जाता है, निर्धन। लेकिन आप देख सकते हो जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। तो यहां पर क्या है, अकिंचन भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, अकिंचन, क्योंकि निर्धन के साथ अकिंचन ही तो आएगा। अब ऐसा तुम नहीं कह सकते वह एक निर्धन एवं धनवान है, तो दोनों कैसे हो सकता है, एक ही तो होगा, आपको भी पता है। तो मैंने देखा वह निर्धन एवं क्या आएगा, अकिंचन आता है। तो विकल्प नंबर यहां पर जो भी उत्तर क्या दे रहे, बी दे रहे हैं। साथियों विकल्प नंबर बी को बिल्कुल सही करके चलते हैं। क्या सही करके चलते हैं, 42 का याद रखो बी विकल्प को बिल्कुल सही, रिक्त स्थान पर यही दिमाग लगाना है, रिक्त स्थान को सोचो और विचार करो, अपने आप चीजें एकदम सही हो जाती हैं। आगे देखो बेटा यहां पर 43 पर चलेंगे, बड़े उद्देश्यों में सफलता, जल्दी से बताने का प्रयास करो। बड़े उद्देश्यों में सफलता हमें छोटे स्वार्थों को छोड़ना पड़ता है। अब देखो यहां पर क्या है, सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करो। 43 पे हम लोग क्या भरेंगे, देखते हैं कितने बच्चे उत्तर सही देते हैं। मैंने देखा बड़े उद्देश्यों की सफलता हेतु, अपने आप हेतु आ गया। मैंने देखा कि बड़ी उद्देश्यों के हेतु, मुझे यहां पर क्या करना है, आप याद रखो हेतु शब्द को भरेंगे, भरेंगे कि नहीं भरेंगे। मैंने जैसे ही पढ़ना शुरू किया, लिखा बड़े उद्देश्यों में सफलता हेतु हमें छोटे स्वार्थों को छोड़ना पड़ता है। तो हेतु शब्द को बिल्कुल सही करते हैं। 43 को ए विकल्प पर हमें कन्वर्ट करना है, ए विकल्प को क्या करना, बिल्कुल सही करना है। अब देखो बच्चे ये हमारा क्या है, एक और भी प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग बताने का प्रयास करो। और ये तुम्हारे लिए गृह कार्य था, ये तुम्हारे लिए घर के लिए ये कार्य दिया गया। इसकी अभी पीडीएफ मैं 1 घंटे बाद, आज 1 घंटे बाद इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल मोहित सर आप देख सकते हैं, मोहित सर एग्जामपुर हिंदी नोट्स करके आपका ये टेलीग्राम चैनल दिया हो, अभी सभी लोग जुड़ जाना। आज इसमें महत्वपूर्ण पर्यायवाची, महत्वपूर्ण विलोम, महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सारे चैप्टर आज हम क्या करेंगे, 3 चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, 2 और बच्चे उनको भी मैं डाल दूंगा। सभी लोग रिवाइज कर लेना, एक एक प्रश्न आग लगा के आना है, एक एक बच्चे आग लगा के आना, पेपर में ध्यान रखना, डरना नहीं है। और एक बात सुन लो, आप लोगों के लिए कहने पर मैं चाहे गद्यांश हो, बहुत ही जो आपके परीक्षा के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण जो प्रश्न होने वाले हैं उनके लिए एक साधारण सी मैं मैराथन लेकर आ रहा हूं, बहुत ही अच्छी सी मैराथन। तो हम देखेंगे उस मैराथन के विषय में आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत ही अच्छा सा आप देख सकते हैं, मैराथन के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आप देखो इस एग्जामपुर में आप जाएंगे, सबसे पहले आपको पता है कि ये सारी क्लासें चल रही हैं, इसमें मैंने देखा अगर मैराथन देखो कहीं ना कहीं लगी होगी, मैंने देखा आपके सामने ये मैराथन लगी हुई है। आप सभी लोग इसे क्या कर देना, लाइक कर देना, इसे सभी लोग शेयर कर देना। यहां पर 2-2.5 हजार बच्चों ने लाइक कर दिया है, 2.3 के। मुझे उम्मीद है कि इस क्लास के बाद कम से कम आप लोग इसे 3,000 पहुंचाओगे, मैं ज्यादा मांगता ही नहीं हूं। सभी लोग लाइक कर देना,
और इसे नोटिफिकेशन को क्या कर लेना, ऑन कर लेना। जैसे यहां पर लाइक नहीं है तो हमें क्या कर देना, लाइक कर देना। ठीक भैया, नोटिफिकेशन को क्या कर लेना, ऑन कर लेना है। सभी लोग दोस्तों अभी लाइक करना और इसे जरूर शेयर कर देना, अपने दोस्तों तक पहुंचा देना। ये आपके लिए ऐसी मैं क्लास लेके आ रहा हूं कि आप खुद कहोगे कि ये मान चलो इतिहास में बदलने वाली क्लास है। आप समझ सकते हो, सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे, चाहे वर्तनी हो, चाहे वो पर्यायवाची हो, चाहे क्या हो बेटा, पर्यायवाची हो, या फिर दोस्तों हम देखेंगे कई सारे प्रश्नों की बात करते हैं। यहां पर एक एक पर आग लगाने वाले प्रश्न होंगे जो आपके पेपर में फंसेंगे। तो सभी लोग लाइक कर देना। और एक छोटी सी बात सुन लो, एक छोटी सी बात मैं क्या बताने जा रहा हूं उसको देखो। मैंने देखा जैसे आपके सामने ये आपके सामने इवेंट बने हुए हैं, इनमें से आपका बेहतरीन इवेंट जो होने वाला है आप लोग देखेंगे, इसके लिए सबसे पहले एसएससी जीडी के लिए आपको यूट्यूब के इतिहास में सबसे बड़ा गिव अवे, ये बहुत ही अच्छा है, 1 जनवरी को आ रहा है। इसे भी आप लोग सभी लोग लाइक कर देना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। ये दोनों क्लासें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग अभी जाना, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी और कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप प्रोवाइड कराएंगे और उसमें कुछ आप लोगों से लाइव बात भी करेंगे, जिससे आपकी जो कमियां उसको सुनेंगे। सुनने के बाद उस पर हम कल से बहुत ही अच्छी तरीके से प्लान बनाएंगे। लाइव आएंगे आज हम आप लोगों के सामने टेलीग्राम चैनल में, बता दूं शाम को 9 बजे के बाद, क्योंकि 9 बजे तक क्लास होगी, इसके बाद 10 बजे देखते हैं, 9:30 बजे मान लेते हैं, लाइव आके आपसे लाइव बात करेंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय हिंदी, जय एग्जामपुर कर विजय एग्जाम।